नमस्कार दोस्तों, कैप्शन लाइफ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपने घर पर ही हैं। आज का मेरा विषय थोड़ा सा स्क्रिप्टेड नहीं है, तो हो सकता है इसमें कुछ गलतियां भी निकल आए, क्योंकि आज मैं कुछ रियलिस्टिक सिचुएशन पे बात करना चाह रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से चूँकि हम लॉकडाउन में सब घरों में बंद हैं, तो हम सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हम काफ़ी पोस्ट डालते हैं, वीडियोस डालते हैं। जो वीडियोस कई दूसरे लोग डालते हैं या फोटोज़ डालते हैं, उसको हम दोबारा शेयर करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मुझे लगा कि एक मेरी एनालिसिस जो है इसके ऊपर वो उसको आपके सामने लाना चाह रहा था। मेरी इस एनालिसिस का मैंने एक थीम ये रखा था कि सवाल का जवाब एक सवाल नहीं होता। तो इसी पे थोड़ा सा मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सवाल का जवाब एक सवाल नहीं होता है। इसका मेरा तर्क ये है कि ऐसा कौन लोग करते हैं, जब आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो बदले में क्या आपको उसका जवाब आता है या फिर बदले में उसका एक सवाल ही आता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह का तर्क इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा मानना है ऐसे वो लोग करते हैं जिनके पास जवाब नहीं होता या फिर जवाब देने का कोई तर्क नहीं होता, तो वो आपके सवाल के बदले एक सवाल आपके सामने रख देते हैं ताकि उन्हें जवाब देने की परिस्थिति से वो बच जाएं। और हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति हो कि उन्हें इसका जवाब पता ना हो, या फिर आपके समक्ष वो इसको ढंग से प्रस्तुत न कर पाए। सोशल मीडिया पे ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलेगी। अब मैं इसको जोड़ता हूँ सोशल मीडिया से। जब भी कोई घटना होती है या कुछ भी ऐसा होता है जिससे लोग या तो जागरूक होते हैं या लोगों में गुस्सा आ जाता है, तो सोशल मीडिया में ये एक लाइव एग्जांपल आपको देखने मिलता है कि जब भी आप किसी से कुछ सवाल पूछते हैं तो बदले में आपको लोग एक सवाल की तरह ही उसका जवाब देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक उदाहरण देके समझाऊं कि मान लीजिए आपने सरकार के प्रति, किसी भी सरकार के प्रति, किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रति अगर आपने कोई सवाल उठाया है, तो ऐसे बहुत से लोग मौजूद होंगे जो उस सवाल के जवाब में आपका समर्थन कभी नहीं करेंगे। आपको ये जताएंगे और ये बताएंगे कि आज से 15 साल पहले या आज से 25 साल पहले जब ऐसा हुआ था, तब आपकी सरकार ने क्या किया था, तब क्या कर रहे थे। आज तुम ये सवाल पूछ रहे हो, उस दिन तुम कहाँ थे। मेरा ऐसे बुद्धिजीवियों से ये सवाल है कि अगर सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर ये आज़ादी है कि आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के तर्क रख सकते हैं, तो सवाल का जवाब सवाल नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया ने लोगों के बीच की दूरियों को कम किया, उनके अंदर के इंटरेस्ट्स को बाहर लाया, अलग अलग कम्युनिटीज़ को जोड़ा, जो दुनिया भर में बाउंड्रीज थी उनको अलग करके लोगों को पास बुलाया, एक जगह बुलाया। अब इसके पीछे उनका एक अलग मकसद था कि जैसे ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा है कि वैसे भी लोगों को एक दूसरे की ज़िंदगियों में झांकने की बड़ी आदत होती है, और मार्क ज़ुकरबर्ग जैसे लोगों ने ये बहुत पहले समझ लिया था कि किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाए। उसी तरीके से सोशल मीडिया का ये जो इकोसिस्टम है ये बढ़ रहा है और लोग बड़े अच्छे से चाव से खबरें सुनते हैं। हर किसी को ये जानने की बड़ी उत्तेजना रहती है कि कहाँ क्या बिगड़ा है। सुधारने की जगह बिगाड़ने की खबरों पर लोगों को, क्या कहूँ मैं, सबसे लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। हमें ये जानना बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में जो अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। हमें ये जानने में बड़ा अच्छा लगता है कि किसी एक्टर ने कौन से रंग का बरमूडा पहना हुआ है और वो कौन सा ब्रांड का टूथब्रश इस्तेमाल करता है। तो हमें बड़ी जागरूकता, बहुत जागरूकता नहीं, हमें बड़ी
उत्तेजना रहती है ये जानने की, उत्सुकता रहती है ये जानने की कि किसने क्या किया है। इस प्लेटफॉर्म का मूल्य उद्देश्य, मतलब जिसके बेस पे प्लेटफॉर्म बना है सोशल मीडिया, यही है कि एक दूसरे की निजी जिंदगियों में या कैसे भी राजनीतिक जिंदगियों में झांक कर उनकी जानकारियां एकत्रित करके पब्लिक में उन्हें एक्सपोज कर दिया जाए, चाहे वो अच्छे तरीके से हो या बुरे तरीके से हो। सोशल मीडिया की वजह से हमारी दैनिक जिंदगी में ऐसी कई सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि हमारे सोचने का ढंग, हमारे बोलने का ढंग, जो हम जब पैदा हुए तब हमारी विचारधारा, हमारे माँ बाप ने हमें जो सिखाया, फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, आपके अंदर ज्ञान आता गया, लोग जुड़ते गए, आप अलग अलग तरीके की सोच के लोगों से मिलते गए और एक अपनी सोच आपने बना ली। ये एक आम बात है। लेकिन सोशल मीडिया ने आपकी उसी सोच, जो आपकी ओरिजिनल सोच थी, जो आपकी खुद की सोच थी, उसको अपने हिसाब से परिवर्तन करने की पूरी गाथा बना ली। सोशल मीडिया पूरी कोशिश करता है कि वो उसको चलाने वाले, उनके जो आका हैं, पीछे बैठे हुए हैं, जो उनके मालिक हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी सोच को दबा कर ख़त्म कर दें और उनकी सोच के हिसाब से चलना शुरू कर दें। और इसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। सोशल मीडिया पे दो तरीके के अप्रोच हैं। एक वो लोग हैं जिन्हें सोशल मीडिया की इतनी लत लग चुकी है कि सिर्फ पेजेस स्क्रॉल करना उनकी एक तरीके से मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि वो एक एडिक्शन की तरह है। तो ऐसे कई लोग दिन में औसतन, जो मैं कुछ रिसर्च पढ़ रहा हूँ अब इस मेरे सामने ही, कि करीब करीब 200 मिनट प्रतिदिन आप सिर्फ स्क्रॉल करने में लगाते हैं। आप खबर नहीं पढ़ते, सिर्फ जो फेसबुक का न्यूज़ फीड आता है उसको स्क्रॉल करने में आप औसतन 200 मिनट खर्च करते हैं अपने पूरे दिन भर। और ग्लोबली सोशल मीडिया पर करीब करीब 3.5 बिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड है और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। तो एक बार मुझे शायद देखना पड़ेगा कि शायद वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन का ये कितना प्रतिशत है। मेरे हिसाब से 30% के आसपास है। अब बात आती है वापस, जो मैं दो विचारधाराओं की बात कर रहा था, कि एक वो है जो सिर्फ स्क्रॉल करने में ही खुश संतुष्ट रहता है। एक दूसरे कैटेगरी के लोग भी हैं, अब तो कैटेगरी बन गई है, जो खबरों को बिना मूल्यांकन किए, बिना उसका बैकग्राउंड चेक किए, वो सिर्फ पोस्ट करने में ध्यान देते हैं। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं होता कि ये खबर कितनी सच्ची है, और वो कभी भी इस पर अपना दिमाग नहीं लगाते हैं कि किस तरह ये खबर किसी को आहत कर सकती है या इस खबर के पीछे का सत्य क्या है। वो नहीं जानना चाहते, वो सिर्फ फॉरवर्ड करते हैं। व्हाट्सएप की दुनिया में और फेसबुक की दुनिया में एक चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि भारत एक ऐसा देश है जो फेक खबरों को और फेक प्लेटफॉर्म्स पे होने वाली जितनी भी गतिविधियों में भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और अभी मैं इस पर और थोड़ा सा रिसर्च करूँगा कि ये कितना सच है, लेकिन जो पढ़ने के बाद समझ में आया है कि भारत में जो फेक खबरें शुरू की जाती हैं या बढ़ाई जाती हैं या एक दूसरे को फॉरवर्ड की जाती हैं, सबसे ज़्यादा है। रीज़न ये कि हमारे यहाँ एक तो यूज़र्स ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। डिजिटाइजेशन ने ऑलरेडी लोगों को मोबाइल तक पहुँचा दिया है। फेसबुक के यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा हैं, टिकटॉक के बहुत सारे हैं। तो ऐसे समय में फेक न्यूज़ का बड़ा दबदबा है हमारे यहाँ, और लोग इस पर विश्वास करते हैं। विश्वास करने के बाद इस प्रकार की खबरें उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस को बदल देती हैं, परिवर्तित कर देती हैं। आप जो अपनी दैनिक जिंदगी में जिस तरह सोच रखते हो, जिस तरह लोगों से मिलते हो, उस पर इसका बहुत असर होता है। मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ इसी वीडियो में, और इससे आप समझें कि किस तरह एक खबर है लेकिन उसके अलग अलग पहलू किस तरीके से होते हैं, और हर पहलू के पीछे बैठा हुआ आका ये बताने की कोशिश करता है कि उसका
दिखाया हुआ वर्जन सबसे सही है। वो ये जताने की कोशिश करेगा कि मैं जो दुनिया आपको दिखा रहा हूं यही सत्य है और बाकी सब झूठ है। देखिए इस फोटो के माध्यम से। आपने देखा होगा इस फोटो में कि जो प्रिंस विलियम है वो अपनी गाड़ी के बाहर आते हैं और जनता की तरफ इशारा करते हैं। अब एक फोटो में आपने देखा कि उन्होंने अपनी 3 उंगलियों को जनता को दिखाया, लेकिन कैमरे के दूसरे एंगल ने उसका एक अलग ही रूप दिखाया। यही होता है दोस्तों हमारे देश में कि एक आका दूसरे आका को ये जताने की कोशिश करता है कि दुनिया कितनी अलग है, जबकि इसके पीछे का सत्य एक ही होता है, सत्य नहीं बदलता है। लेकिन वो ये पूरी कोशिश करता है कि आप किसी एक वर्जन को सत्य मान लें। तो सत्य जो था वो अपनी जगह सही था, सत्य एक ही था, लेकिन कैमरे के इस एंगल ने अलग अलग तरीके से इसको दिखा दिया। अब मैं आपको दूसरी ओर ले चलता हूँ। हमारे देश में जहाँ अलग अलग प्रकार के समाज हैं, सभ्यताएं हैं, अपना अपना कल्चर है, अपने अपने अलग अलग व्यूज हैं, पॉलिटिकल व्यू हैं, कल्चरल व्यूज हैं, और फेक कंटेंट को इन्हीं का सबसे ज़्यादा इन्हीं का योगदान रहता है फेक कंटेंट बनाने में। वैसे भी डिजिटल दुनिया है, आप अभी खड़े खड़े किसी लैपटॉप में बैठ के फोटोशॉप के माध्यम से या कहीं से भी एक न्यूज़ पेज का स्नैपशॉट लेके उसका हेडलाइन बदल सकते हैं और आपको कोई नहीं रोकेगा, और वो वायरल पोस्ट घूमते घूमते आधे लोगों के दिमाग में आ चुका होता है कि ये चोर है। मेरा ये कहना है कि ऐसे कई सारे वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस हैं जो लोगों को इस प्रकार की जानकारियां साझा करने की आज़ादी देते हैं और लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ जो फेसबुक पे हुआ था। अभी कश्मीर में जब फरवरी में पिछले साल 40 पैरामिलिट्री पुलिसमैन जो थे जिनकी हत्या हो गई थी बम ब्लास्ट में, उस वक्त फेसबुक पे इतना रोष था लोगों का देश के प्रति। मेरे एक चीज़ तो अच्छी लगी उसमें कि लोगों के अंदर गुस्सा बहुत भरा और लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की आर्मी के प्रति। लेकिन समाज के कुछ चाटुकार लोगों ने, जिनका काम ही होता है तड़का लगाना, इसके लिए सही शब्द यही है, तड़का लगाना, और जो पूर्ण कोशिश करते हैं कि सरकार के खिलाफ आपको भड़काया जाए या आपके अंदर एक प्रकार की विचारधारा का जन्म हो जाए। अब वो विचारधारा सरकार के लिए है या सरकार के अगेंस्ट, मैं इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ मैं किसी राजनीतिक पार्टी को एंडोर्स नहीं करता हूँ। मेरी अपनी अलग विचारधारा है, मेरे लिए अलग ही सोच है मेरी। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सत्य का सपोर्ट करता हूँ। तो वापस आते हैं इस टॉपिक पे। इसमें हुआ ये था कि अवी डांडिया नाम के एक यूज़र ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें एक फ़ोटो था और उसके बैकग्राउंड में जो एक कॉल की रिकॉर्डिंग थी। उस कॉल की रिकॉर्डिंग में ये आवाज़ थी कि जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसके बहुत ही बड़े नेता हमारे देश के माननीय गृह मंत्री का एक वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल किया गया था। अब चूंकि फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है, फेसबुक ने इस जो ऑडियो क्लिप की पुष्टि कराई अपने जो उनके कई ऐसी एजेंसीज हैं जो ये पुष्टि करती हैं कि टेक्निकली ये खबर सही है कि नहीं। तो उन्होंने इस वीडियो में ये हिंदी में कहा गया था कि चुनाव के लिए जंग की ज़रूरत है। इस ऑडियो क्लिप में इसकी जानकारी थी। 24 घंटे के अंदर फेसबुक की एक फैक्ट चेकिंग पार्टी है इंडिया में, बूम, जिन्होंने एक्सपोज कर दिया था कि ये वीडियो फेक है और इसके साथ छेड़खानी की गई है। इस वीडियो में जो ऑडियो क्लिप बज रही है उसको अलग अलग तरीकों से जोड़ के एक सिंगल ऑडियो क्लिप बना के वीडियो बना के डाला गया था। अब 24 घंटे में मामला तो ख़त्म हो गया, लेकिन इन 24 घंटों में 2.5 मिलियन यूज़र्स के व्यूज़ हैं इस पर और करीब 1.5 लाख के ऊपर लोगों ने इसको शेयर किया। और शेयर करते 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 लोगों ने ये तक
इंतज़ार करने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे का तथ्य क्या है, और शेयर करते गए, रुके नहीं। नतीजन ये हुआ कि बाद में जब फॉरेंसिक जांच हुई और सब हुआ, उसमें ये साफ समझ में आ गया कि ऐसा कोई ऑडियो क्लिप था ही नहीं। चूँकि फेसबुक तो किसी पार्टी से जुड़ी नहीं है ना, इनका तो मूल्य उद्देश्य यूज़र्स बढ़ाने का रहता है। तो फेसबुक ने अपना बयान जारी कर दिया कि ऐसा कोई ऑडियो क्लिप नहीं है और इसके साथ छेड़खानी की गई। ये छोटी सी कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य यह था कि फेक न्यूज़ेस जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पब्लिश होती हैं, कोई भी न्यूज़ पब्लिश होती है, चलिए वहाँ से शुरू करते हैं, कोई भी न्यूज़ पब्लिश होती है तो आपका ये पहला कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले तो ये समझें कि ये खबर सही है या नहीं। गूगल और ऐसे कई सर्च इंजन हैं जो आपको जानकारियाँ देते हैं और आपको इतनी जानकारी तो अवेलेबल करा देते हैं जिससे आप ये निर्णय कर सकें कि ये तथ्य जो आपके सामने लाया गया है इसमें सत्य है कि नहीं। दोस्तों, मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा हमेशा, जो भी खबर सोशल मीडिया में डालें उसके पीछे की मंशा समझने की कोशिश करें। जब कोई आदमी कोई भी एक पोस्ट आपके सामने आता है, बिना सोचे बिना विचार किए उसको तुरंत आगे फॉरवर्ड करना या उस पर अपनी प्रतिक्रिया जताने से पहले ये जरूर सोचें या कोशिश करें समझने की कि इसको डालने वाले पीछे की मंशा क्या है। सुबह से लेकर रात तक, चूंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है, ट्विटर पे आप सुबह शाम और न्यूज़ चैनल्स पे भी देखते हैं लोगों के विवाद चल रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाज को जो अलग अलग कैटेगरीज में इस सोशल मीडिया ने बांट दिया है, उसने सिर्फ आपको ही नहीं बांटा, आपकी विचारधारा को ही बांट दिया है। अब आप भारतीय नहीं रहे, अब आप भारतीय नहीं रहे एक्चुअली। अब आप या तो भक्त बन गए हैं या चमचे बन गए हैं, ठीक है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों में ही खोट है, दोनों में ही खोट है। मैंने इस वीडियो ब्लॉग को शुरू करने से पहले मेरी पहली लाइन यही थी कि सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। तो चूंकि आपको किसी ने आहत किया है तो आप उसका बदला जो लेते हैं वो भी उन्हें आहत करके ही देते हैं, और ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। अब चाहे वो धर्म को आहत करने वाली बात हो, आपके किसी विचारधारा को आहत करने वाली बात हो, आप सवाल का जवाब सवाल में ही देते हैं। अगर एक तर्क सामने किसी ने दिया है तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि उसका जवाब या उसको सुलझा के उसका जवाब नहीं देते हैं, आप उसके सामने भी एक सवाल ही रखते हैं कि आप इसकी क्या बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के लोगों ने तो ये किया या आप ही के समाज के लोगों ने तो ये किया, तब उन्हें याद नहीं आया और आज याद आ रहा है। 40 साल पहले ये हुआ था, आज आपको याद आ रहा है। 4 साल पहले ये हुआ था, आज आपको याद आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड आइडियोलॉजी क्लैश। मेरा निवेदन है दोस्तों, इस भ्रम में मत पड़े। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं और आपका हक बनता है कि सरकार से सवाल करें, लेकिन आपका ये हक नहीं बनता है कि तथ्यों के साथ छेड़खानी करें। और पूरी कोशिश करें कि जनता या जो भी यूजर्स हैं ये आपके प्रति आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं और इनकी भी विचारधारा को आप कुचल के अपनी तरह बना लें। ट्विटर पे, फेसबुक तो फिर भी कम है, बट ट्विटर को देखते हुए बड़ा मुझे दुख होता है या फिर बड़ा अजीब लगता है कि ट्विटर तो एक कीचड़ हो चुका है। एक ट्वीट जिसके पीछे 5000 ट्वीट्स, जिसके पीछे 2000 ट्वीट्स, ऐसे भूखे नंगे लोग बैठे हैं ट्विटर पे, हर तरह की पार्टी के, जिनका काम है सिर्फ अपने एक ट्वीट के नीचे कमेंट्स और ट्वीट्स को इकट्ठा करना। ये इतने भूखे और दरिद्र लोग हैं जिनका काम तथ्यों को हमेशा बिगाड़ना ही रहता है। कहीं कुछ अच्छा भी हो रहा हो तो भी उसमें कुछ अपना मसाला डाल के कुछ तो इसकी विचारधारा ही बदल देंगे, इसकी गति बदल देंगे। मेरा एक निवेदन है, चाहे पार्टी किसी भी राजनीतिक सरकार की हो, आपके पास कोई और विकल्प ही नहीं है। आपने सरकार चुनी, सरकार आ गई, सरकार के फैसलों का पालन करें। सुबह शाम नुक्स निकालने के चक्कर में अपने दोस्तों और परिवार वालों से झगड़े ना करें। कुछ तो दोस्तों ऐसे भी केस आए हैं
जिसमें परिवार में ही झगड़े हो गए, क्योंकि मेरा भाई जो है वो बीजेपी की विचारधारा को सपोर्ट करता है और मेरे पिताजी जो हैं वो कांग्रेस की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं और मैं जो हूँ वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करता हूँ। तो उनके घर में किसी की नहीं बन रही। वो इंसान नहीं रहे, वो भाई और पिता नहीं रहे, अब वो पार्टियों और उनकी विचारधाराओं बदल गए। सोशल मीडिया पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के पेजेस हैं, इनसे दूर रहें। इनके पीछे बैठे हुए पेड एजेंट्स वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी विचारधारा उनके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से चले, और कई बार देश का ऑब्जेक्टिव, देश की विचारधारा से आप हटके इन पार्टियों के चुंगल में फंस जाते हैं। रोज हमारे यहाँ घटना होती है कुछ ना कुछ, और ट्विटर पे, फेसबुक पे इसका मसाला घूमता रहता है। भारत की जनता को हमेशा सुर्खियों में रहना पसंद है, और सोशल मीडिया पर तो ये सबसे ज़्यादा दिखता है। हर आदमी को पसंद है कि लोग मुझे पहचानें, मेरी एक पहचान बने, लोग समझें कि मैं जो विचारधारा रखता हूँ वही सही है, और पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे से लोग इन्फ्लुएंस हों। बस सही शब्द इसका यही। तो धर्म, समाज, इन सब से हटकर थोड़ा ऊपर उठें और इंसान बनकर सोचें कि किस तरह ये माध्यम आपको आपके अपनों से दूर कर रहे हैं। आपके पास समय कम है, आप नौकरी करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, दिन भर उन चीज़ों के इर्द गिर्द रहते हैं और फिर रात को थके हारे घर आते हैं। तो आपके पास इन विचारधाराओं के अलावा अपनी खुद की एक निजी जिंदगी है, और उसमें काफ़ी कुछ है करने के लिए। आपका परिवार, आपके भाई बहन, आपके दोस्त। तो कोई भी सोशल मीडिया एजेंट नहीं आएगा जब आपको कोई तकलीफ होगी आपको बचाने के लिए। आपको ही अपने, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो नियर एंड डियर्स हैं, यही आपकी हेल्प करेंगे। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपको इतना बोर ना करूँ। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस तरह की कट्टरता को बढ़ने ना दें। कट्टरता चाहे किसी भी धर्म की हो, वो ठीक नहीं है। इंसान बनकर सोचें कि देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, लोगों के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, अपने परिवार के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। इन तीनों से बढ़कर कुछ नहीं है। बाकी जिसको जो लड़ना है, जिसको जो विचारधारा अपनी रखनी है वो रखे। देश आज़ाद है और सोशल मीडिया यूज़र्स की कोई कमी नहीं है, तो इसे आप रोक तो नहीं पाएंगे। बाकी बहुत जल्दी मैं अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष आऊँगा। आज के लिए धन्यवाद।